साथियों नमस्कार। आप सब लोगों का राजकीय कृषि विद्यालय में आज स्वागत है और आप सब लोग प्राकृतिक खेती सीखने समझने आए हैं। बहुत सारे देश के किसान इस प्राकृतिक खेती को हल्के में लेते हैं और चूँकि कुछ एजेंसियां, कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जिनको फर्टिलाइज़र से मोहब्बत है, पेस्टिसाइड से मोहब्बत है, कृषि यंत्रों से मोहब्बत है, वो लोग चाहते हैं कि ये सारे निवेश बिकते रहें और मेरा धंधा चलता रहे। ऐसी दशा में क्या हुआ, किसान पूर्ण रूप से बाजार आधारित खेती करने लगा। यानी कि आज वो कुछ भी फसल लगाएगा तो उसको बार बार बाजार जाना है, अच्छा बीज लेना है, अच्छे फर्टिलाइज़र लेने हैं, अच्छे पेस्टिसाइड लेने हैं, बोरिंग कराना है, एक नया कृषि यंत्र आ गया है। दिमाग में ऐसा बिठा दिया गया है किसानों के दिमाग में कि देख बेटा, अच्छे बीज के बिना अच्छी उपज नहीं होगी, अच्छे फर्टिलाइज़र के बिना अच्छी उपज नहीं होगी, अच्छे पेस्टिसाइड के बिना अच्छी उपज नहीं होगी। तो हम उसमें फंस गए और क्या हुआ, सबके सपने पूरे हो रहे होंगे, किसान का सपना अधूरा है। यानी हर साल किसान सोचता है कि शायद इस बार ईश्वर की मेहरबानी हो जाए और मेरा कर्जा उतर जाए, मेरे बच्चों की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। हर साल सपना देखता है और हर साल सपना टूटता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मैं खेती को समझ ही नहीं रहा हूँ। तो आज प्राकृतिक खेती का जो हकीकत है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमको कोई भी फसल बोएंगे तो हमको फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। अब हमने सबने मान लिया देना पड़ता है। हम अगर इतिहास अपना झांकेंगे तो मुझे पता चलेगा कि यार 70 साल पहले फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ता था। अब जब मैंने कहा 70 साल पहले फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ता था, तो जो फर्टिलाइज़र के पैरोकार हैं वो क्या कहेंगे कि 70 साल पहले देश में खाने के लिए अनाज नहीं था, ये फर्टिलाइज़र ही है जिसकी वजह से हम आत्मनिर्भर हुए हैं। तो वो इतिहास कहाँ से उठाते हैं? 1947 से। और मैं कहता हूँ इतिहास पढ़ना तो ज़रा पीछे से पढ़ लो। ठीक 200 साल पहले 17वीं शताब्दी में, 200 साल पहले 17वीं शताब्दी में हमने सुना है कि भारत को पुरोहित राष्ट्र कहा जाता था, भारत सोने की चिड़िया था, भारत दुनिया का 34% खाद्यान्न पैदा करता था, विदेशों में भेजता था और सोना चांदी आता था। ठीक है ना? तब फर्टिलाइज़र नहीं था, तब हम भी खाते थे, लोगों को भी खिलाते थे। तो 1947 के बाद 60 में जब हरित क्रांति शुरू हुई तो लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, जिनको अच्छे अच्छे अवार्ड मिल चुके, उन्होंने कहा यार अच्छा अब समय है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील किया है कि उत्पादन बढ़ाना है किसी प्रकार। तो सत्य को नहीं स्वीकार किया पढ़े लिखे लोगों ने। क्या कहा? गेहूं लाओ, चावल लाओ, अच्छे बीज लाओ, फिर अच्छे फर्टिलाइज़र। यूरिया की ज़रूरत सबसे पहले गेहूं को पड़ी। चना मटर में तो कोई यूरिया डालता ही नहीं था। तो गेहूं नाम की एक नई फसल आई और उसी के बहाने फर्टिलाइज़र आया और उसी को सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत है, उसी के बहाने बोरिंग शुरू हुई। और फिर क्या हुआ, फिर हमारी आदत पड़ गई गेहूं बोने की, गेहूं खाने की, यूरिया डालने की, डीएपी डालने की। आज देश का किसान कर्जदार हो गया, 300 मिलियन टन से खाद्यान्न ज़्यादा पैदा होने लगा, लेकिन किसान के चेहरे की मुस्कान, जो अन्नदाता किसान ढेर सारा उत्पादन फल का, सब्जी का, अनाज का करता है, वही दुखी है और सारे लोग सुखी है। तो मैं विनोद कुमार सचान प्राकृतिक खेती की जो बात बताता हूँ, प्राकृतिक खेती का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। किसका? जमीन का और पानी का। अब आप सब लोग बुंदेलखंड के किसान हैं, पानी की कमी, लेकिन सारे लोग गेहूं बोगे। और गेहूं में मैंने अभी क्लासरूम में बताया, गेहूं में ज़्यादा फायदा नहीं है, गेहूं में लागत बहुत है, पानी का भी दोहन है, फर्टिलाइज़र भी लगता है, बायोडाइवर्सिटी भी नष्ट होती है। बुंदेलखंड की ट्रेडिशनल फसल क्या थी? ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, मूंगफली और चना, मटर, मसूर, जौ। ये मैंने छोड़ दिया, गेहूं पर आ गए, धान पर आ गए। तो
प्राकृतिक संसाधनों में दो चीजें हैं, जमीन की फर्टिलिटी, जो कृषि योग्य जमीन होती है उसमें ह्यूमस की मात्रा 1% से ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी? 1% से ज़्यादा जीवांश कार्बन होना चाहिए। आज मिट्टी की जांच कराएंगे तो घट के रह गया 0.3, समझना। यानी जमीन की फर्टिलिटी मेरी दिन पर दिन वर्ष दर वर्ष डाउन हो रही है, और मेरी फसल की मतलब अन्न उत्पादन के चैलेंज है, भोजन को प्राप्त करने का चैलेंज है। ऐसे में क्या हुआ कि जितना यूरिया डीएपी डालोगे उतनी ज़्यादा पैदावार होगी। तो क्या हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर से और पेस्टिसाइड से हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी खराब हो रही है और ऊपर की बायोडाइवर्सिटी भी खराब हो रही है। जैसे आप लोग जीवामृत का एक कहानी सुनते हैं प्राकृतिक खेती में कि भाई जीवामृत बनाना है गोबर से, गौमूत्र से। अब देश के 90% किसानों को, इस बुंदेलखंड में 80-90% के पास तो गाय है नहीं, तो अब जीवामृत बनाने में चाहिए गौमूत्र। तो जैसे यहाँ पर मान लो 50-60 लोग हो, अब हमने कहा जीवामृत बनाने के लिए गौमूत्र चाहिए, तो खड़े खड़े सुन तो लोगे, जिसके पास गाय नहीं वो क्या करेगा, बनाएगा ही नहीं, ठीक है ना। अब जिनके पास गाय हैं वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, 10 लीटर एक बार में, 10 लीटर एक बार में, 10 लीटर 3 बार बनाना है, 3 बार डालना है, 30 लीटर गौमूत्र चाहिए। गाय तो है लेकिन गौमूत्र कैसे इकट्ठा करे, गाय जब खड़ी होती तो पेशाब करती है, तो मतलब आप सारा काम धन छोड़ के गाय के पीछे खड़े हो जाइए। असली बात क्या है कि जीवामृत क्यों बनाया जा रहा है, यहां से शुरू करो कि हमारी जमीन को फर्टिलाइजर की जरूरत क्यों है। मतलब कोई फसल बोएंगे उसमें फर्टिलाइजर डालना अनिवार्य क्यों है, क्योंकि जमीन के पास फसल को पोषण देने की सामर्थ्य नहीं है। तो हमें केवल इतना समझना है प्राकृतिक खेती में कि हमें अपनी जमीन की सामर्थ्य को बढ़ा देना है। एक बार अगर मेरे दिमाग में ये सच बैठ गया कि कुछ नहीं है, जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाना है, उसमें ह्यूमस को मात्रा बढ़ा करके 1% से ऊपर ले जानी है, तो मेरे सारे दुख के बादल छंट जाएंगे। तो दो काम करने हैं। अभी पीछे के वर्षों में मैंने बहुत पेस्टिसाइड डाला है। तो जमीन को हम धरती माँ कहते हैं, माँ का मतलब जिंदा है। और जिंदा क्यों है, क्योंकि जमीन में नाना प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, सांप, बिच्छी, केचुआ, दीमक, चींटी, चींटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो जीवामृत में सूक्ष्म जीवाणु की बात मैं चर्चा करूंगा, मतलब सूक्ष्म जीवाणु हजारों लाखों प्रकार के, किसी को नहीं पता आज तक, कोई वैज्ञानिक नहीं जानता कि धरती में 100 प्रकार के, 1000 प्रकार के, लाख प्रकार के कितनी स्पीसीज हैं, कोई जानते ही नहीं। और जब तक जान पाओगे तब तक मनुष्य यहाँ से खत्म हो लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इंसान जिंदा रहे और अच्छा खाए, लागत घट जाए, खाने में स्वाद हो, भोजन में पौष्टिकता भी हो। तो भोजन की पौष्टिकता कहाँ से आएगी, फसल जो आपने बोई है, कोई भी सब्जी हो, फल हो, अनाज हो, तेल हो, उसको पोषण मिलेगा जमीन से। अब जमीन में पोषण है नहीं, तो क्या यूरिया डीएपी डाल रहे हैं, 2 पोषक तत्व तो डाल रहे हैं, उसको चाहिए 14। तो इसलिए स्वाद नहीं है। भाई दाल बनाओगे, हल्दी नहीं डालोगे तो स्वाद आएगा, नमक नहीं डालोगे स्वाद आएगा। तो दाल सब्जी जो भी भोजन बनाते हैं उसमें जितने इंग्रेडिएंट पड़ने चाहिए, यदि सारे चीज़ें समान मात्रा में होंगी तो स्वाद आएगा। तो जमीन में जो फसल खड़ी उसको मैंने यूरिया डीएपी तो दे दिया, पौधा मजबूर हो गया ग्रोथ करने के लिए और फसल भी आ गई मेरी, लेकिन अब दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं तो वो साला टेस्टी नहीं है और उसमें पोषकता भी नहीं है। अब उसका उदाहरण है कि आज देश के आधे लोग कोई कैल्शियम की, कोई मैग्नीशियम की, कोई आयरन की, कोई जिंक की गोली खाने के लिए मजबूर है। क्यों मजबूर है, क्योंकि मेरी ज़मीन में ये पोषक तत्व तो नहीं है, इसलिए हमको आयरन की, जिंक की गोली खानी पड़ रही है। तो जीवामृत एक तो है, ये जो मैं जीवामृत आपको दूंगा, सारे लोग 1-1 लीटर 2-2 लीटर ले जाएंगे। ये जीवामृत है जंगल की जीवाणु,
यहाँ ना गाय का मूत्र है, ना गाय का गोबर है, ये दिमाग से हटा देना। गाय के पेशाब में, गाय के गोबर में जो जीवाणु होते हैं वो स्टोमक में थे, पाचन की क्रिया में मदद करने वाले थे। उसने गोबर कर दिया तो किसी ने माइक्रोस्कोप लिया, उठाया, देखा बाप रे बाप इसमें जीवाणु है, और बस हवा बना दिया कि गाय के गोबर में जीवाणु होते हैं। हमारी टट्टी में भी तो जीवाणु होते हैं, सुअर की टट्टी में भी जीवाणु होते हैं, भैंस के भी गोबर में जीवाणु होते हैं। जीवाणु होते कहाँ नहीं है। लेकिन ये जीवाणु अब इस दुनिया में और किसी काम के नहीं है। जैसे कोई किसान गैया पाले, हर रोज वो 10 किलो गोबर उठा के वहां ढेर लगा रहा है। अगर गाय के गोबर में वो वाले जीवाणु होते, कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने वाले, तो गाय का गोबर तो 6 महीने से वहां रखा है, उसको सड़ जाना चाहिए था। क्यों नहीं सड़ता वो? माने कि जीवाणु होने के बावजूद भी वो जीवाणु वो काम करने में असमर्थ है जिसकी हमें अपेक्षा है। वो जीवाणु कौन से चाहिए? जो खेत में फर्टिलिटी को बढ़ाएं, खेत में पड़े हुए ऑर्गेनिक कार्बन को विघटित कर दे। तो वो है जंगल में। किसी जमाने में मेरे खेत में भी थे, हमारे खेतों में थे, लेकिन जो चंटा घंटी लोग हैं ना, जिन्होंने हरित क्रांति लाई, उन्होंने प्रारंभ में एक सपना देखा कि यार ये तो अच्छा है, हम कुछ ऐसा करें ताकि कुछ लोगों के बिजनेस चलें। तो उन्होंने क्या बताया? दीमक दुश्मन है। आज भी देश का किसान दीमक को मारने के लिए दवाई डाल रहा है। इरादा क्या उनका? मैं विनोद कुमार चांद कहता हूं, चैलेंज के साथ कोई माई का लाल आ रहा हो, बताए हमको दीमक कैसे दुश्मन है। दीमक दुश्मन नहीं थी, दीमक को दुश्मन बता करके दवा डलवाई गई ताकि केचुआ मर जाए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए। जब किसान की जमीन के जीवाणु, उसका जीवन खत्म हो जाएगा तो किसान फिर चिकिर गिन्नी की तरफ इधर उधर भागेगा, फिर मेरे पास मजबूरी में आएगा, क्योंकि सॉइल तो अपना वर्क कर ही नहीं रही है जो उसको करना चाहिए था। तो 2 चीजें हैं। मैं जंगल की मिट्टी से जीवाणु लाया। अब आप लोग जब 1-1 लीटर ले जाओगे, 2-2 लीटर यहां से भर के, तो एक किसी प्रकार का ड्रम लेना जो 50 लीटर बनाए चाहे 100 लीटर बनाए। ये कंजूसी मत करना कि बाबूजी हमको तो 50 लीटर बनाना था इसलिए छोटा ड्रम ले लिया। कारण कि छोटा ड्रम है और जीवाणु जब जीवामृत जब बन जाएगा, अगर कोई कुत्ता बिल्ली धोखे से इसको पी लिया तो मर जाएगा। इसलिए ऊंचा ड्रम रखिए ताकि किसी की पहुंच ना हो। बेशक बनाइए 50 लीटर, लेकिन ड्रम, ये नोट कर लेना, धोखे से कोई घर का बच्चा भी अगर चिल्लू भर पी लिया ना 1 चम्मच, धोखे से खेल खेल में, उसके बचने के चांस नहीं है। ठीक है ना? तो ये जंगल की मिट्टी से जीवाणु ला करके मैंने जीवामृत बना के रखा है। और ये देखिए जीवामृत इस तरीके का, जब आपका भी जीवामृत बनेगा ना तो इस कलर का होगा, इस कलर का, जैसे संतरे का जूस होता है ना, कलर यही आएगा। ऐसा आ गया तो समझ लो आपका बन गया। अब जब 1 लीटर ले गए, जो व्यक्ति 1 लीटर ले जाएगा और 50 लीटर बनाना, आप समझना बात को, 1 लीटर ये जीवामृत 1 एकड़ के लिए 20 लीटर बनाना है। अब किसी के पास 3 एकड़ जमीन है तो वो 70-75 लीटर बनाए, 5 लीटर ज़्यादा बनाए, क्योंकि 5 लीटर अगले सीजन के लिए बच जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई करूंगा। जिसको 5 एकड़ के लिए बनाना है वो 110 लीटर बनाए, जिसके पास 2 एकड़ जमीन है वो 45 लीटर बनाए। तो क्या करेंगे? मेरा 1 लीटर ले गए और 50 किलो पानी डाला। अब मैं बता रहा हूं 2 एकड़ वाले किसान का, सुनना। 1 लीटर आप ले गए, 50 लीटर पानी भरा और इसमें 7 किलो चीनी डाल दी। चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ डालेंगे या चीनी डालेंगे तो क्या होगा? ये घुल जाएगा। जो चीज़ पानी में घुल जाती है, माने कि वो नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई। बैक्टीरिया के कोई मुंह नहीं होता कि कोई चीज़ खाएगा, वो केवल एब्जॉर्ब करता है स्किन से। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं इसमें बेसन डालो और 72 घंटे में बन जाता है। बेसन का कण बैक्टीरिया, एक बेसन के पार्टिकल में कम से कम 1000 बैक्टीरिया आ जाएंगे। तो बेसन का कण बैक्टीरिया कैसे खाएगा?
तो बैक्टीरिया जब ये बेसन या आटा डालते हैं और 35 दिन तक किसी में पड़ा रहता है, फिर वो नैनोफार्म में जब बदलता है तभी बैक्टीरिया के काम आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आटा बेसन के चक्कर में ना पड़ो। आप केवल गुड़ डालिए 7 किलो या 7 किलो चीनी डाल दीजिए अगर 50 लीटर बना रहा है। अगर कोई 200 लीटर बना रहा है तो यहाँ से 5 लीटर ले जाए और वो 200 लीटर पानी भरेगा, 5 लीटर कल्चर डालेगा और सीधे 28 किलो चीनी या 28 किलो गुड़ डाल देगा। इस तरीके का पंजा होगा, इस तरीके का, क्योंकि जैसे कहते हैं डंडे से उसको ऐसे ऐसे हिलाइए। अगर 200 लीटर इसमें पानी भरा हो तो डंडे से हमारे पिताजी भी नहीं हिला सकते। तो इस तरीके का पंजा होगा, ऐसे ऐसे हमने हिला दिया। अब प्रश्न है हिलाते क्यों हैं? इसमें जो माइक्रोब्स हैं वो पानी की ऑक्सीजन से काम करते हैं। अगर नहीं हिलाएंगे तो इस ड्रम में ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा। हिलाने पर क्या, रोजाना पानी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई अच्छे से कर पाएंगे। तो ये जीवामृत आपके खेत में जो जीवाणु मैंने मारे हैं दीमक को मारने के लिए, धोखे से मर गए हैं, तो उनको फिर से वहाँ मैंने इनाकुलेट कर दिया। अब करेंगे क्या, ये जो खेत में कार्बन पड़ा हुआ है, यानी जड़, तना, पत्ती, गोबर, कुछ भी, वो सड़ेगा, फिर इसको वो अपना शिकार बनाएंगे और फिर ये मरेंगे। तो क्या बढ़ेगा खेत में? जीवांश। फसलों का भोजन क्या है? जीवांश। मूल रूप से फसलों का भोजन जीवांश है, और जीवांश अगर फसल को मिलेगा तो फसल की उपज में स्वाद आएगा और उसमें पूरी पौष्टिकता होगी। यूरिया डीएपी से ना तो स्वाद मिलेगा और ना पौष्टिकता मिलेगी। लेकिन अब कोई किसान ये ले गया, बनाया, अपनी फसल में डाला, अब कह रहा मुझे तो मिल गया अलादीन का चिराग, अब तो मेरा काम हो गया। नहीं, मैंने बोला कि खेत में जीवांश कार्बन बढ़ाना है, तो जीवांश तो इससे बढ़ेगा। कार्बन किससे बढ़ेगा? कार्बनिक पदार्थ से। तो क्लासरूम में अंदर बताया कि खेत में जो भी उपज होती है अवशेष के रूप में, उसको फेंकना नहीं है, बेचना नहीं है, जलाना नहीं है। आज इंडस्ट्री क्या कर रही है? भूसा खरीद रही हैं, पुआल खरीद रही हैं, सरसों का वो खरीद रही हैं, मेंथॉल क्या निकाल रही हैं। भाई एक चीज़ बताओ, किसान, सारी दुनिया भोजन करेगी, सारी चिंताएं हैं, लेकिन खेत की चिंता कौन करेगा? ये जो हमको कुछ भी मिल रहा है, फल, सब्जी, अनाज, कहाँ से मिल रहा है? जमीन से। जमीन को किसी की चिंता ही नहीं है। सब कुछ बेच लो, फसल भी बेच लो, भूसा भी बेच लो, उसके नीचे का पानी भी निकाल लो, और फिर क्या कहते हैं? प्राकृतिक खेती की ओर चलें। कैसे चलेंगे? जमीन को कुछ देंगे तब तो हमको अच्छा रिटर्न करेगी। जैसे मैंने अंदर बताया कि जमीन जो है शिव बाबा हैं, भोलेनाथ हैं, और समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला था इस धरती माँ ने पिया था। और पौराणिक कथाओं में लिखा है शिव ने वचन दिया इंसान को, हे इंसानों, तुम हमको विष देते रहना और अमृत लेते रहना। इधर क्या हुआ? हमने धरती को विष देना बंद कर दिया। ना गोबर देंगे, ना फसल अवशेष देंगे, सब में आग लगा देंगे, कुछ बिचता होगा तो बेच लेंगे। और फिर मैं कहूँगा प्राकृतिक खेती करनी है। यूरिया डीएपी से बड़ा नुकसान है, पेस्टिसाइड से बहुत खर्चा बढ़ता है। तो दो चीज़ें करनी है। जमीन की फर्टिलिटी को सुधारने के लिए जमीन में जितने प्रकार के जीवाणु होते हैं वो इनाकुलेट करना है और कार्बनिक पदार्थ डालना है। यानी अब मैंने तय कर लिया, खेत में जो भी कार्बनिक पदार्थ पैदा होगा, जो भी फसल अवशेष होगा, घर में जो भी कचरा होगा, सब खेत में ले जाऊंगा, फेंकूंगा नहीं। अगर इतना कर लिया तो जमीन में ये जीवाणु चले गए और काम होने लगा। इन जीवाणुओं के जाने से एक काम और होगा, जितनी भी बीमारियां लगती हैं फसलों में, जितनी भी, वो इसलिए लगती हैं कि जमीन में जो निगेटिव पैथोजन है उनको कंट्रोल करने वाली सेना वहाँ नहीं है। जब ये जीवामृत जाएगा, जैसे इस बरसात में आप लोग डाल देंगे, रबी में कोई फसल बोना,
सब्जी बोने वाले को फसल में दिखेगा कोई बीमारी नहीं लगी है, चना बोने वाले को लगेगा कोई उकसा का रोग नहीं लगा है, कोई बीमारी लगनी नहीं है, क्योंकि अब माँ तुम्हारी स्वस्थ हो चुकी है, अब वो बीमारियों से वहीं लड़ लेती है। ठीक है ना। तो ये लिक्विड हमसे ले गए, पानी भरा, अपनी ज़मीन के हिसाब से गुड़ डाला या चीनी डाला या आटा डाला। मतलब आटा डालोगे तो देर में बनेगा, आटे को टूटने में 35 दिन लगेगा। तो जीवामृत में क्या चाहिए, जंगल की मिट्टी के जीवाणु जो मैं ला करके यहाँ प्रोपोगेट कर दिया, अब आपको वो नहीं करना। आप हमसे जीवामृत ले गए, अपने ड्रम में डाला, पानी भरा, गुड़ दिया या चीनी दिया, डंडे से रोजाना एक बार ऐसे ऐसे हिला दिया। और अगर 200 लीटर बनाना हो, कोई 5 लीटर ले जाएगा, तो समझना बात को, 200 लीटर बनाना है, 5 लीटर लिक्विड ले जाएगा तो 28 किलो गुड़ या 28 किलो चीनी देगा और 50-55 दिन में बनेगा। ध्यान रखना, ये जादू नहीं है। अब कोई कहता है साहब मुझे तो अभी बस महीने भर, 25 दिन के बाद, 15 दिन के बाद फसल बोनी है, तो फिर आप मेरे डोंगरी आइए, जिसको बहुत जल्दी हो, डोंगरी से ज़्यादा ले जाइए, 20 लीटर ले जाइए, लेकिन 20 लीटर ले जाने के लिए आपको मुझे चीनी देनी पड़ेगी। वैसे मैं 5 लीटर सबको फ्री देता हूँ, लेकिन किसी को 20, 25, 30 लीटर चाहिए, आइए, स्वागत है। लेकिन हमारे लिए जितना लीटर ले जाना, 5 लीटर फ्री वाला छोड़ देना, 20 लीटर ले जा रहे हो तो 15 किलो का तो भाव दे देना। ठीक है ना मित्र। मैंने अभी सुन नहीं रहे हो, मैंने बोला जब 5 लीटर ले जाओगे, 200 लीटर पानी भरोगे, 28 किलो चीनी डाल दोगे, डेली हिलाते रहोगे तो 50-55 दिन लगेगा। अगर किसी को ये 30 दिन में बनाना है तो मुझसे 10 लीटर ले जाएगा, लेकिन 10 लीटर यहां से नहीं मिलेगा, तब उसको डोंगरी आना पड़ेगा। 10 लीटर भी मैं फ्री दे दूंगा। चलो, डोंगरी रक्षा के पास है। नहीं, फोन करके आओगे हमको, ऐसे अटेंडम नहीं कि किसी दिन भी चले गए। हमको फोन अभी लिखवाऊंगा, फोन करके आना। मुद्दा ये हुआ कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल बनाना हो, आपको बीमारियों से बचना हो, खेती की लागत घटानी हो, भोजन में पौष्टिकता बढ़ानी हो, भगवान की व्यवस्था में जीना हो, तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से मुझे जमीन को, जल को, जंगल को और जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को बचाना पड़ेगा। बात समझ गए। जब हमारा जल, जंगल, जमीन और जीव बचेगा तो हम बचेंगे। अगर कोई सोचे हवा में गांठ लगा रहा हो, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा सूरमा भोपाली जो बहुत साइंटिस्ट हो गया हो, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो गया हो, बहुत बड़ी सोच हो गई हो, वो सोचे कि फर्टिलाइजर से, पेस्टिसाइड से, कृषि यंत्रों से, बोरिंग से देश बचेगा, तो मैं बता दूं मौत के नजदीक खड़े हम लोग। अब मौत हमसे बहुत दूर नहीं है। तो देश के किसानों को, आपको मिल करके इस बात को सोचना है। और किस लिए सोचना है, क्योंकि मैं तो जी लिया 60 साल, आप लोगों में भी कुछ 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, घर में बच्चे हैं, नाती हैं। ध्यान रखना, ये जमीन मर गई ना, जमीन के नीचे का पानी खत्म हो गया ना, तितली, मधुमक्खी, केचुआ, मेंढक सब मार दिए ना, तो ईश्वर मार तुमको भी देगा। ठीक है ना। तो आने वाली संतानों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें ये सब करना ही है, खुद करना, लोगों को कराना है। और अगर इसमें विलंब हो रहा है, अगर विलंब हो रहा है, तो फिर कहते हैं कि हमारी मति मारी गई है, हमारी मति मारी गई है, अब हमें मौत की ओर जाना ही जाना है। तो कर्जे से मुक्ति के लिए, बच्चों की खुशियों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, जमीन के स्वास्थ्य को ठीक करना जरूरी है। और एक सूत्र बता देता हूं, धरती में अगर स्वस्थ होगी तो हम कोई भी फसल बोएंगे वो स्वस्थ होगी, उस फसल का अनाज, फल, सब्जी जो खाएगा वो स्वस्थ होगा। और अगर जमीन स्वस्थ नहीं होगी
तो फसल बीमार होगी, आदमी बीमार होगा, पशु बीमार होगा, मेडिकल साइंस का धंधा चलेगा, वेटनरी साइंस का धंधा चलेगा, फसल विज्ञान का धंधा चलेगा, तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो हमारी भी एक खेती है, हमारी भी एक व्यवसाय, हमारा भी रोजगार है, हमारी भी एक दुकान है। दुकान क्या है? आपकी 5 बीघा जमीन। उस 5 बीघा जमीन को जिंदा करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाइए, जमीन खुश हो जाएगी। माँ है, माँ छप्पर फाड़ के देती है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि अगर देश के किसानों ने जैविक खेती, प्राकृतिक खेती शुरू की तो देश भूखों मरेगा, मैं कह रहा हूँ आज 300 मिलियन टन खाद्यान्न है। अगर ये देश 5 साल मेहनत कर ले तो खाद्यान्न 600 मिलियन टन होगा और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम इससे उत्पादन अपना 2 गुना बढ़ा लेंगे, बिना फर्टिलाइजर के, बिना पेस्टिसाइड के। और अगर सही सोच के साथ नहीं बढ़ेंगे तो आने वाले दिनों में जमीन बंजर हो जाएगी, नीचे का पानी खत्म हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। और फिर अगर हम जागेंगे भी, अब पछताए होत का चिड़ियां चुग गई खेत, दशा वो होने वाली है। मुझे उम्मीद है आप सारे लोग ले जाओगे, बनाओगे, डालोगे और अच्छा काम होगा। ठीक है ना? नमस्कार।